इस घटना को था और वो सोसाइटी अभी ना पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इनको एक अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर फ्लैट मिल जाता है। अभी 3 दोस्तों ने मिलकर इस फ्लैट को रेंट किया और इन तीनों के नाम है अर्चित, रमन और आलोक। अब एक चीज समझना कि इन तीनों ने साथ में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अब इनमें से अर्चित और रमन ये दोनों एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और जो आलोक था इसने नोएडा के ही एक एमबीए कॉलेज में को सिर्फ 11,000 रुपए में ही मिल जाता, वो भी पूरा फुल्ली फर्निश्ड। ये तीनों बहुत खुश हुए कि अरे भाई साहब क्या किस्मत पाई है हमने। उन्हें लगा कि मे भी अभी ये अंडर डेवलप सोसाइटी है, इसके वजह से इनको इतने सस्ते में कमरा मिल गया, तो ये खुशी खुशी उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनके फ्लैट में शिफ्ट होने के 2-2.5 महीने तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हर ऑल्टरनेट डेज पर इनके फ्रेंड्स आते थे, इनका पूरा पार्टी वार्टी चलते रहता था और ना एक बढ़िया बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे थे ये लोग। पहले से इनके फ्लैट में टीवी, फ्रिज, स्पीकर, हर बेडरूम में प्रॉपर बेड, बेडशीट सब कुछ था। इनकी तो एक तरीके से लॉटरी लग चुकी थी। इस महीने के एक वीकेंड को इनके दोस्त फ्लैट पर आए हुए थे। इनकी पार्टी वार्टी चल रही थी बढ़िया और रात के करीब 10:30 बजे इनकी दारू खत्म हो जाती है। अब उस टाइम पर होता ये था कि ठेके वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके ब्लैक में दारू वारू खरीदी जा सकती थी। अब सबको लगा कि भाई हमारा तो ऐसे मजा किरकिरा हो जाएगा, तो अर्चित बोलता है कि भाई टेंशन मत ले, अभी हम लेके आते हैं दारू। अब जैसे मैंने बताया था कि ये एरिया अभी भी अंडर डेवलप्ड था, बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं होती थी इस जगह पे। तो इनका एक दोस्त आलोक बोलता है कि यार सुन, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, ऐसे अभी अकेले जाना ठीक नहीं है। अब उस दौरान ठंड भी बहुत हो रही थी, तो ये लोग अपने फ्लैट से निकलकर सर्विस रोड पे धीरे धीरे राइड करते हुए ठेके की ओर बढ़ रहे थे। अर्चित यहाँ मोटरसाइकिल चला रहा था, तो आलोक पीछे से बोलता है कि अबे भाई थोड़ा तेज चलाना, दुकान बंद हो जाएगा तब पहुंचेगा क्या तू। अर्चित ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और कुछ सेकंड ही राइड करने के बाद अचानक अर्चित को रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई देती है। इस समय अर्चित की मोटरसाइकिल अच्छी खासी स्पीड पे थी। अब जैसे इसने औरत को देखा, ये उसे बचाने के चक्कर में लेफ्ट टर्न लेता है। अब ये लेफ्ट टर्न लेने के दौरान इनकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और अर्चित ने अपनी बाइक सीधा एक पेड़ में जाके मार दी। इन दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था। अर्चित का जो कॉलर बोन है वो टूट जाता है और जो आलोक लड़का पीछे बैठा था उसके पैर में एक माइनर फ्रैक्चर आ जाता है। पर यहाँ अर्चित की सिचुएशन ना बहुत ज्यादा खराब थी, उसका कॉलर बोन लिटरली टूट के ऐसे ऊपर उठ चुका था। अब ये अपने दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो इसके दोस्त पहुंचे उस जगह पे और इन दोनों को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया। जो भी प्लास्टर और सर्जरी होनी थी वो सब होने के बाद जब ये दोनों घर वापस आए, तब अर्चित बोलता है कि भाई मैंने ना बीच रोड पर एक औरत को देखा था और उसे बचाने के ही चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ आलोक ने बोला कि भाई मुझे तो ऐसी कोई औरत दिखाई नहीं दी। तब इसके बाकी दोस्तों ने बोला कि अबे भाई तू अर्चित नशे में होगा इसलिए ऐसे लग रहा है तुझे। और इन लोगों ने अर्चित की बात को वहीं दफन कर पड़ा रहता, उसके दोस्त उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे अर्चित की रिकवरी तो हो रही थी, पर इसे ना वो चीज एकदम खाए जा रही थी अंदर ही अंदर कि यार मैंने उस औरत को देखा था और मैं कोई नशे में ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में उस औरत को देखा था। पर भाई ये जितने बार भी ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता, सब इसकी बात मजाक में टाल दिया करते। अब इस दौरान जो अर्चित की गर्लफ्रेंड थी वो भी इसका बहुत ध्यान रखती थी और कुछ ही टाइम के बाद समय अपना रुख बदलता है और लग जाता है कोविड का लॉकडाउन। मार्च का महीना चल रहा था। अब लॉकडाउन होने से पहले ये तीनों अपने घर नहीं जा पाए, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार कोई भी वो अपने दोस्तों के साथ उसी सोसाइटी में रहती थी जहां पर अर्चित रहता था। और जो इनके 2-4 दोस्त थे वो लोग भी सेम सोसाइटी में एक अलग अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो इन सबने डिसाइड किया कि यार हम सब एक साथ रहेंगे तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, ये लॉकडाउन झेल लेंगे हम लोग। अब देखो लॉकडाउन के टाइम इनको कहीं आना जाना तो होता था नहीं, ये लोग अपना मैक्सिमम टाइम उसी फ्लैट के अंदर स्पेंड करने लगे। और कोई हफ्ते 10 दिन बीतने के बाद ही ना इनको अपने फ्लैट के अंदर किसी की प्रेजेंस फील होने लगी। पर कोई भी इस चीज को ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस एक अलग सी हैवीनेस होती थी इनके फ्लैट के अंदर। इन तीनों को एक अलग सी हैवीनेस होती थी इनके फ्लैट के अंदर। इन तीनों को कोई चौथा भी सुन रहा है। अब जब लॉकडाउन का पहला फेज खत्म होके हल्का सा रिस्ट्रिक्शन ईज होता है, तब इसके जो दोस्त थे ऑफिस के, कॉलेज के, इवन इनकी गर्लफ्रेंड्स, ये सब फ्लैट पर आने लगे। बहुत बार इनकी जो गर्लफ्रेंड्स थी वो आके इनके फ्लैट पर रहा करती थी। अब लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर एकदम बोरियत सी होने लगी थी, तो इन लोगों ने सोचा कि यार ठीक है हमारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, हम थोड़ा सा कैरम वैरम खरीद लेते हैं और वो सब हम लोग खेलेंगे, अपना टाइम पास करेंगे यार, वरना ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम घर में बैठे बैठे। अब धीरे धीरे इन लोगों ने नए नए तरीके इजाद करने स्टार्ट किए जिनसे इनका टाइम पास हो सके। पर जो इनके फ्रेंड्स इनके घर पर आते थे, अब उन लोगों को भी एहसास होना शुरू हो गया कि भाई
इस घर की एनर्जी ना थोड़ी सी गड़बड़ है। इसी दौरान ये तीनों एक रात खाना वाना खा के अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। अब इनके जो फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स थी वो इनके पास नहीं है। ये तीनों फ्लैट में अकेले थे। अब इसमें जो आलोक लड़का था वो चुपचाप अपने बेड पर लेट के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। रूम की लाइट्स ऑफ थी और घड़ी में कोई 11:15 के आसपास बज रहे थे। और फोन पर बात करते करते अचानक आलोक सुनता है कि इनके हॉल में जो कैरम का बोर्ड रखा हुआ है ना, वो किसी ने पलट दिया। अब वो बड़ा सा कैरम बोर्ड था और उसके गिरने से तेज आवाज हुई तो आलोक अपने कमरे से निकलकर हॉल में जाता है। और कुछ ही सेकंड में इसके बाकी दोस्त अर्चित और रमन भी हॉल में पहुंच जाते हैं। आलोक बोलता है कि तुम लोग कमरे से निकल के इधर आ रहे हो? मुझे लगा तुम लोग खेल रहे होगे और उसमें बोर्ड गिर गया। अब ये तीनों डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रमन बोलता है कि भाई मे बी वो टेबल के एज पर रखा होगा तो पलट के गिर गया होगा, इसे हम दोबारा उठा के रख देते हैं। इन लोगों ने कैरम बोर्ड को अपने जगह पर रखा और सब अपने अपने रूम में दोबारा सोने के लिए चले गए। अभी आलोक यहाँ दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। उसने बताया कि यार हॉल में ऐसे कैरम रखा था ना हमने, वो नीचे गिर गया था। बात करते करते आलोक को कोई 10-12 मिनट बीत चुके थे और तभी से हॉल के अंदर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई नंगे पैर हॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक भाग रहा हो। आलोक अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि सुन मैं करता हूँ कॉल थोड़ी देर में। और ना ये रमन को कॉल मिलाता है जो दूसरे रूम में था। रमन ने फोन उठाया और वो पहले से ही हाँफ रहा था। आलोक बोलता है कि भाई तू सुन रहा है क्या, हॉल में भाग रहा है कोई? रमन ने बोला कि हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है। और ये लोग फिर अर्चित को लाइन पे लेते हैं। अर्चित तीसरे रूम में था। अर्चित बोलता है कि भाई मुझे भी सुनाई दे रहा है। अब यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरा खोल के एक दूसरे के पास जाके बैठे। सबका खून सूख चुका था पूरी तरीके से। अब ये तीनों अगले कई मिनट तक ऐसे ही फोन पर लगे रहे कि भाई सब लोग कनेक्टेड ही रहना और कोई कमरा खोल के हॉल में नहीं जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो आवाज शांत हो जाती है और फिर एक एक करके ये तीनों कमरे से बाहर निकलते हैं। उस दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम एक ही कमरे में सोएंगे आज, और ये सब उस रात अर्चित के कमरे में जाके सो जाते हैं। अब उसके अगले दिन जब ये लोग दोपहर के टाइम अपने किचन में काम कर रहे थे तभी इनको सुनाई दिया कि इनके हॉल का टीवी चालू हो गया अपने आप। सुनाई दिया कि इनके हॉल। रमन बोलता है आलोक से कि बे तूने टीवी ऑन किया है क्या? आलोक बोलता है कि भाई क्या बात कर रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं कैसे टीवी ऑन कर दूंगा। अर्चित एक कोने में खड़े होकर इन दोनों को देख रहा है और बोलता है कि भाई मुझे ना अब डर लग रहा है यार, ये क्या हो रहा है, मतलब अचानक से टीवी कैसे चालू हो सकता है। रमन बोलता है कि अरे तू डर मत यार, ऐसे ऑन रह गया होगा। और ये जाके स्विच ऑफ कर देता है टीवी को। ये लोग दोबारा अपना खाना वाना बनाने के काम में लग जाते हैं। फिर उसके बाद शाम तक ये सब अपने ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करते हैं और रात को डिनर करने के बाद ये दोबारा अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब देखो सबको अपना प्राइवेट रूम में सोना ही था क्योंकि सबको अपने अपने गर्लफ्रेंड से बात करना होता है, तो कोई नहीं चाहता था कि भाई किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। तो यही कारण है कि पिछली रात ये सब होने के बावजूद भी ये सब अपने अपने कमरे में ही सो रहे थे। अब इसी बीच जो रमन लड़का था ये रात को 10:30 बजे ही अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है कि यार मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और ये चुपचाप फोन साइड में रख के अपने बेड पे सो रहा है। कुछ ही टाइम के बाद रमन को अपने बालकनी से किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। 1-2 बार इसने इग्नोर किया, फिर जब वो नॉक लगातार बढ़ती गई तब रमन की नींद खुलती है। भाई कौन नॉक कर रहा है? हम तो 13th फ्लोर पे रहते हैं और ये इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई कोई नॉर्मली इस बालकनी में आ जाए। अब जैसे ही रमन को ये चीज रियलाइज होती है ये चुपचाप अपने बेड के ऊपर बैठ के बालकनी की ओर एकटक देखने लगता है। अब जब रमन बालकनी की तरफ देख रहा था तो उस आवाज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पहले लगातार ऐसे नॉक हो रहा था, अब वो हर 5-6 सेकंड में 2-3 बार नॉक होता। रमन ने सोचा कि भाई आज मैं आलोक के कमरे में जाके सो जाऊंगा। अपने बेड से नीचे उतर के जाता है गेट खोलने के लिए, और भाई ये ना अपना जो कमरे का गेट है उसको टच ही नहीं कर पाता। इसको ऐसा फील होता है कि इसके और गेट के बीच में कोई सामने आके खड़ा हो गया है। रमन को अपने चेस्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगा और तभी किसी ने पीछे से इसे खींच के बेड पे वापस पटक दिया। भाई इस टाइम रमन को लग चुका था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये अपने मन ही मन भगवान का नाम जाप करते हुए जो ब्लैंकेट था बेड पे वो पूरा ऊपर तक ओढ़ के सोने की कोशिश करता है। ऐसा होता है ना कि जब हमें डर लग रहा होता है रात को तो हम सोचते हैं कि भाई अपना पूरा चेहरा सब कुछ कवर कर लेते हैं,
वो जो भी चीज हमें डरा रही है वो गायब हो जाएगी, पर वो गायब तो नहीं होती ना, रहती तो आपके कमरे में ही है। पर भाई रमन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने दोस्तों को कॉल करे। ये चुपचाप वो रात भगवान का नाम लेते लेते निकाल देता है। अगली सुबह जब ये अपने दोस्तों के पास गया तो बोलता है कि भाई कल रात ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तब अर्चित बोलता है कि मैंने बोला था ना इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है, और उस रात जब मैं दारू लेने गया था और मुझे रोड पर जो वो औरत दिखी थी, तुम लोगों ने उस बात को माना ही नहीं। तब आलोक ने बोला कि यार अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम पर तो हमें कोई ऐसे रेंट पे देगा भी नहीं दूसरा कमरा, तो एक काम करते हैं जितने दिन निकाल सकते हैं यहाँ पे निकालते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा हम ये फ्लैट छोड़ देंगे। अब इस घटना के 4 दिन के बाद अर्चित की गर्लफ्रेंड आई हुई थी फ्लैट पे। इसके ऑफिस के बाकी दोस्त भी पहुंचे हुए थे, तो अर्चित ने अपनी गर्लफ्रेंड सिमी को बोला कि यार सबके लिए आलू की सब्जी बना दे, तू बहुत अच्छा सब्जी बनाती है, और साथ में हम चावल बना लेंगे और सब्जी चावल खाएंगे सब लोग। सिमी ने बोला कि ठीक है। अब यहाँ अर्चित के कमरे में उसके ऑफिस के बाकी दोस्त भी बैठे हुए थे। सिमी अभी किचन में जाती है, उसने गैस पर कढ़ाई रखी, कढ़ाई पे आलू मसाला सब कुछ डाला और गैस की आंच एकदम कम करके ये वापस अर्चित के कमरे में आ जाते हैं। ये लोग अपना बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि थोड़े टाइम के बाद ही इनको अपने कमरे के बाहर से किसी चीज के जलने की बहुत गंदी बदबू आती है। अर्चित का एक दोस्त दौड़ के जाता है कमरे का दरवाजा खोलने के लिए, पर भाई तभी इनके कमरे का दरवाजा आगे से लॉक हो जाता है। वो जो भी जलने से धुआं निकल रहा था वो धुआं धीरे धीरे इनके कमरे के अंदर घुस रहा है और ये बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे। इसी बीच अर्चित को ध्यान आता है कि जो इसका एक दोस्त है आलोक, ये अपने कमरे में है। ये आलोक को तुरंत कॉल करता है। आलोक का कॉल यहाँ वेटिंग में था। एक्चुअली इस टाइम पर आलोक अपने घर पर बात कर रहा था बालकनी के अंदर खड़े होके। बहुत देर तक अर्चित का कॉल नहीं उठाता है क्योंकि इसके घर पे कुछ बात हो रही होगी सीरियस वाली। अब यहाँ अर्चित और उसके दोस्त अंदर से दरवाजा पीटने लगे। अब जब आलोक को हल्का सुनाई दिया कि भाई कोई दरवाजा पीट रहा है, तब ये बालकनी से निकल के जाता अर्चित के कमरे की तरफ और इसने देखा कि भाई किचन से एकदम धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा था ये कोई चीज बहुत बुरी तरीके से जल गई है। ये पहले तो जाके अर्चित के कमरे की कुंडी खोलता है और फिर इनको बोलता है कि भाई क्या हो गया, किचन में आग लग गई क्या। तब ये अर्चित की गर्लफ्रेंड भाग के जाती है किचन के अंदर, और भाई इसने पता है क्या देखा, जो कढ़ाई इसने गैस पर चढ़ा रखी थी वो पूरी तरीके से जल के एकदम काली हो चुकी है। कल रोहन से शादी का वीडियो बिल्कुल, पर उसके अंदर ना कोई आलू था ना कोई मसाला, एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक सा जो राख होता है वो दिखाई दे रहा था। और जैसे कढ़ाई जल रही थी उसके आसपास किचन साफ करने का कपड़ा रखा हुआ था, उस कपड़े में भी आग पकड़ लिया था। अब ये सब मिलके सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करते हैं और फिर सब जाके एक साथ हॉल के अंदर बैठ गए। यहाँ रमन भी अर्चित के कमरे में ही था। उसने भाई बैठ के सबको ये बात बताई कि यार देखना हमने मतलब पिछले 3-4 दिनों में ऐसा ऐसा फेस किया है। तब अर्चित के एक ऑफिस का दोस्त बोलता है कि यार तुम लोग को किसी अच्छे पंडित से दिखाना चाहिए। हम भी जब यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत भारीपन सा लगता है, अब कुछ तो गड़बड़ है इस फ्लैट में। यहाँ जो अर्चित की गर्लफ्रेंड थी उसने ये भी नोटिस किया कि जो गैस का आंच इसने एकदम सिम कर रखा था वो पूरे हाई फ्लेम पे है। वो इस पॉइंट को रखती है कि भाई गैस में भी ऐसे मतलब कौन जाके पूरा आग उसका तेज कर देगा। तो यहाँ पे सच में कोई और भी है। तुम लोग सीरियसली कंसिडर करो ये फ्लैट छोड़ने का या फिर किसी अच्छे पंडित से दिखाओ। अब सब लोग इस पॉइंट पे अग्री तो करते हैं, पर फिर उनका कंसर्न यही था कि यार इस टाइम पे फ्लैट देगा कौन। अर्चित की गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं अपने बिल्डिंग में बात करके देखती हूँ, अगर कुछ खाली होगा तो तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाना। और ये सब डिस्कशन होने के बाद इन लोगों ने दोबारा किचन में एक साथ खड़े होकर खाना बनाया और फिर खाना खा के ये सब अपना आराम करने लगते हैं। पर उस दिन के बाद से ही ना इन सारी घटनाओं की फ्रिक्वेंसी और ज्यादा बढ़ने लगी। कभी आलोक की तबीयत खराब हो जाती, कभी रमन को ऐसे चलते चलते चोट लग जाती, ऐसा लगता है कोई ढकेल दिया उसे पीछे से। और अर्चित अपने कमरे में लेटे लेटे एक टक अपने पंखे की तरफ देखता रहता। इनके फ्लैट में एक अजीब तरीके की मनहूसियत छा चुकी थी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था इनके फ्लैट के हॉल में किसी के भागने के साथ साथ चीखें भी सुनाई देने लगती है। इन सबको ऐसा लगता है कि फ्लैट के हॉल में कोई औरत बैठ के सिसक सिसक के रो रही है और रोते रोते ना वो एकदम अजीब तरीके से दर्द में कराहने लगती। ये लोग जब कमरा खोल के बाहर जाके देखते तो भाई कोई भी नहीं होता था। अब ये सब करते कराते जुलाई का महीना आ जाता है। अब जब भी अर्चित की गर्लफ्रेंड फ्लैट पर आती थी तो उनकी बकझक शुरू हो जाती। अब इस बीच जो इनके दोस्त थे अब ये दोनों इनकी लड़ाई सुलझाने में बिजी हो जाते थे। समय के साथ लड़ाई इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि अब ये दोनों भी ना अर्चित से एकदम कट के रहने लगे कि भाई अर्चित की गर्लफ्रेंड आई हुई थी फ्लैट पे और ये दोनों अपने कमरे के अंदर बेड पे लेटे हुए। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे और इसी बीच अर्चित को सपना आता है कि इसकी अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी है
और गुस्से में आके अर्चित एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को उठा के अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे मार दिया। और एक बार नहीं बल्कि लगातार उस पत्थर से मारे जा रहा है और मार मार के उसने अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा चेहरा खराब कर दिया। अब उसके थोड़ी देर के बाद इसकी गर्लफ्रेंड एकदम छटपटाते हुए मर जाती है और फिर अर्चित देखता है कि इसने भी पंखे में फांसी लगा के अपनी जान दे दी। भाई अब ये चीज इसे हिट करती है और एकदम ये झुंझला के उठता है और ये थोड़ा रिलैक्स हो गया। अरे भाई ये तो बस सपना ही था। ये देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसके बाजू में लेटी हुई है, पर अर्चित यहाँ बताता है कि भाई ये कोई सपना नहीं था। एकदम उसे फील हो रहा था कि भाई रियलिटी में मैं ये काम कर रहा हूँ। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड को एकदम ऐसे उठाता है कि भाई कहीं सपने वाली बात सच तो नहीं होगी, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं मर तो नहीं गई। इसकी गर्लफ्रेंड भी उठती है, बोलती है क्या हो गया अर्चित, ऐसे क्यों कर रहा है। अर्चित ने बोला कि यार अभी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। अब इसकी गर्लफ्रेंड को समझ में आ चुका था कि भाई ये जो भी हमारे बीच लड़ाई हो रही है ना, ये सब किसी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हो रही है। ये इसके बाकी दोस्तों को कन्विंस करती है कि यार तुम लोग अब फटाफट फ्लैट देखना शुरू करो, नहीं हो तो चलो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ फ्लैट देखने के लिए। अब करीब 6 दिन तक ढूंढने के बाद फाइनली इनको एक फ्लैट मिल जाता है। ये लोग अपने ओनर को कॉल करके बताते हैं कि हम ये कमरा छोड़ रहे हैं। अब जो इसकी ओनर थी फ्लैट की, वो ना आज तक कभी फ्लैट पर आई नहीं। और जो भी रेंट वेंट होता था ये लोग ऑनलाइन भेज दिया करते। और जब भी ये लोग कॉल करते अपने ओनर को ना, तो वो बहुत प्यार से बात करती। उस दिन भी इसने बड़े प्यार से पूछा कि क्या हो गया, आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है क्या फ्लैट में। तब यहाँ आलोक बोलता है कि नहीं बस अब हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। इसने बहाना दिया कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे तो हम लोग अपना अलग अलग कमरा देख रहे हैं। ये तीनों अगले 2 दिन में दूसरे फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट तो कर चुके थे, पर इनके दिमाग में लगातार एक क्वेश्चन ट्रिगर कर रहे हैं। अब नए फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों के बाद ये लोग दोबारा उस सोसाइटी में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसी सोसाइटी के दूसरे अपार्टमेंट्स में थे, तो ये सब आए हुए थे अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये लोग वापस निकल रहे थे सोसाइटी से, तभी लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जो सोसाइटी का गार्ड है उससे हम लोग एक बार बातचीत करके देखते हैं। क्योंकि जब ये लोग उस फ्लैट में रहते थे तब एक आध बार इन्होंने पूछने की कोशिश की, पर गार्ड ने एकदम साफ साफ मना कर दिया, मुकर गया था एकदम। नहीं सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट तो नॉर्मल है, पहले भी लोग रह के गए हैं उसमें। पर अब चूंकि इन लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया था और इस बार जब ये गार्ड के पास गए पूछने, तो पहले तो गार्ड वैसे ही हिचकिचाया, उसने पहले वाला जवाब देने की कोशिश की। फिर इन सब ने उस पर प्रेशर बनाया कि आप बता दीजिए, अब तो हमने छोड़ दिया वो फ्लैट, कुछ है तो बताइए। तब उस गार्ड ने बताया कि उस फ्लैट में एक कपल रहता था जो ओनर थे उस फ्लैट के। अब कुछ टाइम के बाद हस्बैंड को पता चलता है कि इसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है और इसने अपने हस्बैंड के रहते हुए उस इंसान से शादी भी कर ली है। और जो वाइफ थी उसे शक हुआ कि इसके हस्बैंड का चक्कर इसकी बहन से चल रहा है, मतलब अपनी ही साली से इसका अफेयर है। अब इस चीज को लेके इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कुछ टाइम के बाद उस लड़की ने अपने घर पर फोन करके अपने भाई को बताया कि देखना लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे मार देगा, तो अगर कभी तुम लोग मुझे फोन करो और मैं फोन ना उठाऊं तो जरूर फ्लैट पर आके चेक कर लेना। लड़की ने अपने भाई को ये इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब उसके नेक्स्ट डे डिनर के टाइम इन दोनों में फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। इसके हस्बैंड ने ड्रिंक कर रखा था और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो सिलवट्टा होता है ना जिसपे चटनी पीसते हैं, उस सिलवट्टा का जो पत्थर होता है, उसी पत्थर से इसने अपने वाइफ का फेस मार मार के स्मैश कर दिया एकदम। ये सब कुछ उस फ्लैट के हॉल में हो रहा था। अब कुछ टाइम के बाद तो उसके वाइफ ऐसे छटपटा के मर जाती है और बाद में ये जो हस्बैंड था इसने भी पंखे में लटक के कर लिया। जब डिनर के टाइम इनके बीच लड़ाई हो रही थी तब इनके जो पड़ोसी थे सामने वाले फ्लैट के, वो लोग आके मतलब बार बार गेट ऐसे बैंग कर रहे थे कि गेट खोलो, ऐसे क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि वो लड़ाई की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इनको ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए। और फाइनली बाद में यही हुआ, इन दोनों की डेथ हो जाती है। बाद में पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस दर पूरा अपना जो भी इंस्पेक्शन करना था वो सब किया और भाई पाया कि जो इसका हस्बैंड है उसने फ्लैट के मास्टर बेडरूम में फांसी लगा के जान दी है। अब इसके बाद से ही जो उस आदमी की बहन थी उसने इस फ्लैट का चार्ज अपने अंडर ले लिया और उसी औरत ने इन तीनों बैचलर्स को वो फ्लैट एज इट इज रेंट पे दे दिया। सेम बेडशीट, सेम सोसाइटी में रहती। पूरी कहानी अगर आप में